नवंबर 2023 में 4 बड़े राज्यों में इलेक्शन हुए। इन सभी में सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छत्तीसगढ़ के थे। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव को लेकर कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पिछले 2 इलेक्शन से छत्तीसगढ़ में अनुमान के विपरीत चुनाव परिणाम क्यों आए। छत्तीसगढ़ में बेहतरीन काम करने के बाद भी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार क्यों हार गई। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी की सरकार सत्ता में 15 वर्षों तक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार मात्र 5 वर्षों में ही बदल दी गई। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगे कमज़ोर सिद्ध हुई? क्या छत्तीसगढ़ इलेक्शन में किसी प्रकार की धांधली हुई? पिछले 5 वर्षों में सरकार की कार्यप्रणाली, योजनाएं और राज्य में घटित घटनाओं के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की गठन से। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और मध्य प्रदेश में चुनाव ईयर 1998 में हुए थे। इसी चुनाव से चुने गए 90 विधायकों से छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का गठन हुआ। आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। वर्ष 2003 में दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा ने बम्पर विजय हासिल की और मुख्यमंत्री बने रमन सिंह। रमन सिंह ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की नींव रखी और यहीं से कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो गया और आगामी 15 वर्षों तक रमन सिंह और बीजेपी सत्ता पर ऐसे काबिज हो गए जैसे मानो यहाँ कोई विपक्ष था ही नहीं। 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद वर्ष 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वहीं बीजेपी 15 वर्षों तक शासन में रहने के कारण कंफर्ट जोन में थी। उसकी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा था। पिछले 3 चुनाव जीतने के कारण बीजेपी को यह लगने लगा था कि ये चुनाव भी उनके लिए कप ऑफ टी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कई लोक लुभावन घोषणाएं की, जिनमें शराबबंदी, धान की खरीदी 2500 रुपीज़ प्रति क्विंटल, बिजली बिल हाफ योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, किसान कर्ज माफ़ी योजना, गोधन न्याय योजना। इन योजनाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों पर कांग्रेस के प्रति अपने रवैये पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ धान का समर्थन मूल्य हमेशा से चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में धान के समर्थन मूल्य में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वर्ष 2018 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने धान के समर्थन मूल्य को 1750 रुपये से बढ़ाकर 2500 करने की घोषणा कर दी थी। इस सब के विपरीत भारतीय जनता पार्टी इन घोषणाओं के प्रभाव को समझ नहीं पाई। बीजेपी ने कांग्रेस की लोक लुभावन घोषणाओं को काउंटर नहीं किया। उन्हें लगा कि इन घोषणाओं पर जनता ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। वर्ष 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए और सभी पूर्वानुमानों के विपरीत कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री चुनाव हार गए और तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी सरकार को शुरुआत में राजनीतिक जानकारों ने अंडररेटेड सरकार करार दिया, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब भूपेश बघेल ने अपने 3 सलाहकारों के साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया तो सारा राज्य और विपक्ष देखते ही रह गए। का उल्लेख करते हैं जिनके बल पर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी के 15 साल के शासन को फीका कर दिया और अपनी योजनाओं से राज्य के प्रत्येक वर्ग तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाया। योजनाएं तो बहुत सारी लॉन्च की गई, लेकिन हम यहाँ उन्हीं योजनाओं का उल्लेख करेंगे जो सफल हुई और जिनका लाभ जनता को प्राप्त हुआ। सबसे पहले देखते हैं बिजली बिल हाफ योजना के बारे में। बिजली पानी मुफ्त योजना किसकी है, ये तो सभी को ज्ञात है।
लेकिन इसे मुफ्तखोरी की योजना कहकर विपक्षी दलों ने इसका मजाक बनाया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सरप्लस वाले राज्य में जहां 15 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान भारी भरकम बिजली बिल का भुगतान कर रही जनता के लिए यह योजना एक मरहम से कम नहीं थी। इस योजना से लाखों परिवारों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिली। इस योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ। यह सरकार की सफलतम योजना थी जिसका लाभ सभी को प्राप्त हुआ। आत्मानंद उत्कर्ष स्कूल योजना। शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के स्तर की शिक्षा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साथ हुआ था। बाद में हिंदी माध्यम के भी उत्कर्ष विद्यालयों की स्थापना की गई थी। शिक्षकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई और ज़्यादातर शिक्षक प्राइवेट स्कूलों से ही आए थे। यह योजना सर्वाधिक सफलतम योजना सिद्ध हुई। स्कूलों में एडमिशन के लिए लोगों की लाइन लग गई। एक स्कूल से शुरू हुई इस योजना में अब तक 171 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और 32 हिंदी माध्यम के स्कूलों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें 1,72,000 बच्चे अध्ययनरत हैं। इस योजना की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि नई बीजेपी सरकार ने इस योजना को बंद करना तो दूर, अभी तक इस योजना के नाम बदलने की भी नहीं सोची है। और यदि नई सरकार इस योजना को बंद करती है तो एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज हो सकता है जो इस योजना से लाभान्वित हो रहा है। अगली महत्वपूर्ण योजना है हाट बाजार क्लिनिक योजना। ईयर 2022 में शुरू हुई इस योजना की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया गया। एक मॉडिफाइड वाहन जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों के साथ एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सहित मेडिकल टीम हाट बाजार और गांव शहर के मोहल्लों में जाकर लोगों का उपचार कर रही है। यह योजना भी भूपेश बघेल सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक थी। यह योजना अभी भी कार्य कर रही है और ऐसी आशा है कि नई सरकार इसको कंटिन्यू करेगी। ईयर 2018 तक धान की खरीदी मूल्य 1750 रुपीज़ प्रति कुंटल थी। उसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बढ़ाकर सीधे 2500 रुपीज़ कर दिया, जो कि एक बड़ी बात थी। और इस घोषणा का व्यापक प्रभाव किसानों पर पड़ा। यहाँ सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने वायदे के अनुसार न सिर्फ किसानों के धान का उचित मूल्य दिया, बल्कि प्रति एकड़ खरीदी की मात्रा में भी वृद्धि कर दी। इस बार 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसी ही घोषणा की और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में इसका काउंटर किया और धान के समर्थन मूल्य में भी उसने भी वृद्धि करने की घोषणा की। पुरानी पेंशन योजना। सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन योजना भूपेश बघेल सरकार द्वारा लागू की गई, जिसका सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ और कर्मचारियों ने इसके लिए सरकार की तारीफ भी की। लेकिन 2023 के चुनाव में इस योजना का विशेष लाभ नहीं दिखा। इस प्रकार इन सभी घोषणाओं और योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने न सिर्फ 15 साल के बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाया, बल्कि उनसे भी बेहतर काम करके दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी सभी योजनाएं सफल हुई और सब कुछ ठीक ही था। 5 वर्षों के शासन के दौरान कई ऐसी प्रशासनिक गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए जिन्होंने सरकार की साख पर जमकर बट्टा लगाया। ऐसी ही योजनाओं और घटनाओं का जिक्र अब करते हैं। शराबबंदी योजना। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जहां शराब की खपत सबसे ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में तो छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है, जहां शराब एक सामाजिक समस्या बन चुकी है और इस शराब के कारण कई परिवार तो बर्बाद हो चुके हैं या बर्बादी के कगार पर हैं। 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद शायद अपनी अन्य घोषणाओं को लागू करने के लिए शराबबंदी से होने वाली आय का मोह सरकार नहीं छोड़ पाई और शराबबंदी की घोषणा चुनाव घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गई। बेरोजगारी भत्ता योजना। 2018 के चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को
2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था। 4 साल बाद चुनावी वर्ष में इस योजना को लागू करने का प्रयास भूपेश बघेल सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन पात्रता हेतु इतनी अधिक शर्तें लगाई गई कि ज़्यादातर बेरोजगार युवा इस योजना से निराश ही हुए। वहीं इस योजना के आंकड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए थे। अब उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में घटित हुई और जिसने सरकार की साख पर बट्टा लगाया और जनता पर इन घटनाओं का नकारात्मक प्रभाव हुआ। कोयला घोटाला। ईयर 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला घोटाला में बड़ी कार्रवाई की। IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ED के इस एक्शन से पहले ही IAS रानू साहू की 20 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। इस घोटाले में अन्य राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी जांच हुई और उन पर कार्रवाइयाँ की गई। इस मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया जो था नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन चेयरमैन राम गोपाल अग्रवाल। ये कांग्रेस संगठन में कद्दावर नेता थे जो बड़े व्यापारी भी हैं। ये अब तक किसी भी संवैधानिक पद पर तो नहीं रहे, परंतु कांग्रेस संगठन में इनका बड़ा हाथ रहा है। साथ ही ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी करीबी माने जाते हैं। इस घटना ने न केवल सरकार की साख और विश्वसनीयता में कमी की, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का पूरा अवसर भी दिया। सुपर CM की गिरफ्तारी का मामला। राज्य प्रशासनिक सेवा 2008 बैच की अधिकारी सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को ED ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हुआ जो इस मामले में मीडिया में आई। खबरों में यह बताया गया कि सौम्या चौरसिया के विभिन्न ठिकानों में छापों में 100 करोड़ नगद रुपए बरामद हुए, लेकिन ED ने बाद में स्पष्ट किया कि 150 करोड़ के अवैध लेन देन के दस्तावेज ही बरामद हुए हैं। CM सचिवालय में सौम्या चौरसिया उप सचिव पद पर पदस्थ थीं। सचिवालय की कोई भी फाइल इधर से उधर उनकी अनुमति के बिना नहीं होती थी। शायद इसीलिए उन्हें सुपर CM की भी उपाधि दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन घोटाला और कोयला घोटाले के आरोप सौम्या चौरसिया पर लगे। सौम्या चौरसिया की नियुक्ति कई सीनियर अधिकारियों की अनदेखी करके सीधे मुख्यमंत्री द्वारा हुई थी। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय पर होल-सोल नियंत्रण सौम्या का ही था। इसलिए इस मामले में आरोप के छींटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी लगे और सरकार की बदनामी हुई। फूलों की सड़क। घटना 25 फरवरी 2023 की है, जब नवा रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के स्वागत में 6000 किलो की गुलाब की पंखुड़ियों से 2 किलोमीटर लंबा सड़क सजाया गया था। साथ ही फूलों की वर्षा करने के लिए सड़क के दोनों तरफ मंच भी बनाए गए थे। इस तरह के स्वागत में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। विपक्षी भाजपा ने इस विषय पर भूपेश बघेल की आलोचना की और जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी के लिए जमकर कोसा। स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ की जनता यह तमाशा देख रही थी। यहाँ यह फिल्मी डायलॉग परफेक्ट बैठता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बेरोजगारी। ईयर 2018 में चुनाव घोषणा में कांग्रेस ने रोजगार के बड़े बड़े वायदे किए थे। लाखों पदों पर भर्ती का वायदा किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात बद से बदतर होते गए। कुछ भर्तियां PSC और व्यापम के माध्यम से हुई, लेकिन वो मात्र ऊँट के मुंह में जीरा जैसी ही थी। कई पदों जैसे SI की भर्ती पोस्टपोन होती रही। कुल मिलाकर युवाओं को भूपेश बघेल सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई। बेरोजगारी पर जारी आंकड़ों में राज्य में बेरोजगारी के दर को माइनस में दिखाने के कारण भी सरकार की खूब आलोचना हुई। PSC की परीक्षाओं में घोटाला। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद सबसे पहली बार आयोजित परीक्षा 2003 से शुरू हुआ विवाद आज तक जारी है। इस बीच के आयोजित होने वाली सभी परीक्षा विवादों में ही रही है और इन परीक्षा के विवादों का समापन कोर्ट के आदेश के माध्यम से ही हुआ है। वैसे तो PSC परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह कहावत मशहूर हो गई है कि अब PSC के 4 चरण हैं, प्रीलिम्स, कोर्ट, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ कोई चरण शिफ्ट भी हो सकता है, या तो कोर्ट प्रीलिम्स के बाद होगा
अथवा मेंस के बाद। 6 सितंबर 2023 को पीएससी का अंतिम रिजल्ट आने के बाद पीएससी के कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार पर जमकर आलोचना हुई। सोशल मीडिया में इस तरह के मीम की तो बाढ़ ही आ गई। चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठे। ये सभी पीएससी में उच्च पदों पर पदस्थ लोगों के रिश्तेदार अथवा करीबी थे। भाजपा ने इसे खूब भुनाया और पीएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। इस मुद्दे की अहमियत को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस तरह के भ्रष्टाचार का जिक्र किया था और 2023 के चुनाव से पहले ही भाजपा ने इस तरह के भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का वायदा लोगों से किया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार अपना बचाव नहीं कर पाई और युवाओं में सरकार के खिलाफ माहौल निर्मित हुआ और चुनाव में इसका खामियाजा भी भूपेश बघेल सरकार को भुगतना पड़ा। अवैध धर्मांतरण का मामला। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरी की गतिविधियां किसी से छुपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में अवैध धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के बीच में ही जंग छिड़ गई है। एक बड़ा मामला बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 31 दिसंबर 2022 को उस समय सुर्खियों में आया जब आदिवासी समुदायों ने धर्मांतरण के विरोध में एक रैली निकाली, जिसके बाद आदिवासी गुटों में ही संघर्ष और झड़प प्रारंभ हो गई। 2 जनवरी 2023 को हंगामा उस समय और बढ़ गया जब एक भीड़ ने नारायणपुर के चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की। इसे रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भी भीड़ ने हमला बोल दिया। इस हमले में तत्कालीन एसपी को गंभीर चोटें आई, साथ ही 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने यह भी प्रचारित किया कि कांग्रेस सरकार अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, जिसका नुकसान चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। अगला महत्वपूर्ण मामला धार्मिक उन्माद से जुड़ा हुआ है। जब अप्रैल 2023 में बेमेतरा जिले में साजा नगर में भीड़ के धार्मिक उन्माद में भुवनेश्वर साहू नामक युवक की हत्या कर दी। एक बार फिर से तुष्टीकरण करने की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगा, जो स्वाभाविक भी था क्योंकि हत्या करने वाले खास मजहब के लोगों पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और इस घटना में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से टिकट दिया। इस सीट के सिटिंग एमएलए और 7 बार के विधायक और भूपेश बघेल सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे को हार का मुंह देखना पड़ा और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उसने इतने कद्दावर नेता को हरा दिया। इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु के बाद राजनीति में आए ईश्वर साहू इस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हैं। एक अन्य धार्मिक उत्माद की घटना कवर्धा में 3 अक्टूबर 2021 को उस समय लाइमलाइट में आई जब कुछ मजहबी लोगों ने माता मंदिर का भगवा ध्वज उतार कर फाड़ डाला, जिसका विरोध करने पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। इस धार्मिक उन्माद और युवकों पर हमले का आरोप कवर्धा के तत्कालीन विधायक मोहम्मद अकबर पर लगा। भगवा झंडा फाड़ने के बाद मजहबी युवकों ने वर्ग विशेष को डराने का प्रयास किया। इस घटना के बाद कांग्रेस सरकार के विरुद्ध लोगों को लामबंद करने में बीजेपी सफल हुई। इस तरह की कई छुटपुट घटनाएं 5 वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में घटित हुई, जिसने कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोपों को और पुष्ट कर दिया। महादेव ऐप घोटाला। इस बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे। इस ऐप को रन करने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों ने सरकार पर पैसे लेने के आरोप लगाए। इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री पर लगे। इस घोटाले के आरोपियों ने पूछताछ में मुख्यमंत्री का नाम लिया, जिससे सरकार की साख में गिरावट आई। अब 2023 के चुनाव से पहले की घटनाओं और चुनावी रणनीतियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बीजेपी सरकार को सत्ता में ला दिया। सबसे महत्वपूर्ण है चुनावी रणनीति। इस वर्ष 2023 के चुनाव में भाजपा वो गलतियां बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती थी जो उसने 2018 के चुनाव में की थी,
किसान कर्ज माफ़ी, धान का समर्थन मूल्य, महतारी वंदन योजना, सभी पर कांग्रेस की घोषणा का काउंटर किया गया और कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास हुआ कि कांग्रेस की सरकार से अधिक लाभ अब हम देंगे। चुनावी रणनीति तो दोनों ही पार्टियों ने बनाई और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कई मामलों में बीजेपी कांग्रेस से 20 ही सिद्ध हुई। निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद की, जिसमें पहला है आक्रामक रणनीति। पीएससी घोटाला, धान खरीद घोटाला, महादेव ऐप घोटाला और अन्य घोटालों को बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय स्तर के नेताओं ने बड़ी संख्या में रैलियां की और आक्रामक तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया। राष्ट्रीय नेतृत्व की विफलता। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है और इसके विपरीत कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के संगठन एक साथ मजबूत रणनीति के साथ चुनावी रण में उतरे। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से राज्य की पार्टी संगठन को कोई विशेष लाभ या मदद नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। हालांकि ये चुनाव राज्य के लिए था, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे सभी राजनेता फीके पड़ गए हैं। राज्य के इस चुनाव में भी मोदी की गारंटी का जुमला लोगों के सर चढ़कर बोला और बीजेपी सत्ता में आ गई। घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 2018 में सरकार गठन के बाद से ही राज्य सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला। इन घोटालों के आरोपों ने जनता के बीच सरकार की छवि को धूमिल किया और जनता कांग्रेस की सरकार से दूर होती चली गई। तुष्टीकरण की राजनीति। 5 वर्षों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद के कई मामले सामने आए। इन सभी में आरोपियों पर कार्रवाई करने में सरकार असफल रही या कहें कि ढुलमुल रवैया अपनाया। इससे भी सरकार की क्रेडिबिलिटी कम हुई। अब उस विषय की चर्चा करते हैं जिसने इलेक्शन के समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का अंतर तय किया, या कहें कि जिस वजह से इन चुनावों में कांग्रेस ने अपने हार का मार्ग खुद निर्धारित किया। चुनाव के समय कांग्रेस की चुनावी रणनीति के 3 केंद्र बन गए थे, जिसमें सबसे पावरफुल और इफेक्टिव केंद्र था भूपेश बघेल का। दूसरा केंद्र था उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का। 2018 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में इस फार्मूले पर सरकार बनी थी कि 2.5 वर्ष भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 वर्ष टीएस सिंहदेव। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया और टीएस सिंहदेव और उनके समर्थक मीडिया में बयान देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि चुनावी वर्ष 2023 में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री जरूर बना दिया गया था। 2023 के विधानसभा चुनावों में टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा करने लगे और मीडिया में आए उनके बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि इस बार वे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इन चुनावों में तीसरा केंद्र थे पीसीसी चीफ दीपक बैज, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये बस्तर के कांग्रेस के सांसद भी थे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने के पीछे इनकी मंशा भी मुख्यमंत्री का पद ही था। इस तरह कांग्रेस 3 बड़े खेमों में बंटकर चुनाव में उतरी। वहीं बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर हुए छुटपुट विवादों के अलावा पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतरी, जबकि कांग्रेस में गुटबाजी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और चुनाव रणनीति में 3 अलग अलग केंद्रों ने कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया और कांग्रेस ये चुनाव हार गई। यहाँ कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव और दीपक बैज भी चुनाव हार गए। वीडियो के शुरुआत में हमने कुछ प्रश्न उठाए थे, उनमें से 2 प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। पहला, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगे कमज़ोर सिद्ध हुई? और दूसरा, क्या छत्तीसगढ़ में इलेक्शन में धांधली हुई? तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव के 6 महीने पहले से ही भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर अपने कार्यों और योजनाओं का खूब ढिंढोरा पीटा। चुनाव प्रचार के मामले में कांग्रेस कहीं भी बीजेपी से, लेकिन बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार भी कांग्रेस के किसी काम नहीं आया। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में क्या धांधली हुई? तो चुनाव हारने के बाद
हारने वाली पार्टी ईवीएम को कोसती ही है, जैसा कि इन चुनावों में भी हुआ। सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने हार की वजह ईवीएम को ही बताया, जबकि इसी समय अन्य 4 राज्यों में भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। तेलंगाना में कांग्रेस की पार्टी विजयी हुई, तब ईवीएम को किसी ने नहीं कोसा, यानी कि छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई थी। इस तरह से 2023 के चुनाव में इन सब घटनाओं के प्रभाव से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आ गई। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आज पब्लिक वेलफेयर की जिन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है, उसके पीछे कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ही थी, जिसने धान का समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ योजना, आत्मानंद उत्कर्ष स्कूल योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना को इस तरह से अमली जामा पहनाया कि यह उसकी एक यूएसपी बन गई और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिला। इस विषय पर आपके विचार दीजिए कि क्यों कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बेहतरीन काम करने के बाद भी सत्ता से बाहर हो गई। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।